नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन के ग्राम दरबार में आयोजित डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह में हुए शामिल। स्वर्गीय धनाराम बंछोर और गेंदलाल बंछोर की प्रतिमा का किया अनावरण। स्विंग फ्लू और मौसमी बीमारियों से निपटने जिला चिकित्सालय की तैयारी पूरी। मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। पावर हाउस में बना बस स्टैंड दिखावा मात्र हो रहा साबित। केवल लंबी दूरी के ट्रैवल संचालक अपनी बड़ी बसों को खड़ा करते हैं स्टैंड में। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने जिला मुख्यालय में बेरोजगारों के खाते में डाली बेरोजगारी भत्ते की किश्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जताया आभार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन ग्राम दरबार मोखली में मनवा कुर्मी छत्री समाज पाटन राज द्वारा आयोजित डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह में शामिल हुए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय घनाराम बंछोर और स्वर्गीय गेंदलाल बंछोर के प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने दरबार मोखली में 46 लाख रुपए की लागत से जल संसाधन विभाग के नवनिर्मित रेस्ट हाउस का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दरबार मोखली मेरे पड़ोसी गाँव है। स्वर्गीय गेंदलाल क्षेत्र के पहले वकील थे। गांधी जी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। गेंदलाल जी छत्तर सिंह को तत्कालीन समय में जो पत्र लिखे हैं उसमें पूरा विवरण है। पाटन क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ है। अंग्रेजों के बनाए व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करना बड़ी बात है। डॉक्टर साहब का व्यक्तित्व बहुत विशाल था। डॉक्टर खूबचंद बघेल का गीत है, गजब विटामिन भरे हुए हैं छत्तीसगढ़ के बासी माँ। हमने बोरेबासी दिवस मनाकर उनके इस गीत और छत्तीसगढ़ के आहार को सम्मान दिया। आज देश में छत्तीसगढ़ की पहचान यहाँ की संस्कृति से है, लघु वनोपज की खरीदी से है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल से है। देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ को लेकर सोच में परिवर्तन आया है। पहली बार हमने आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया था जिसमें देश और विदेश के कई नृत्य समूहों ने हिस्सा लिया। हमारा प्रयास छत्तीसगढ़ की प्राचीन ऐतिहासिक पौराणिक धरोहर को सामने लाने और सहेजने की है। ये वही परिवर्तन है जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था कि हर छत्तीसगढ़िया में छत्तीसगढ़िया होने का स्वाभिमान जागे। सभी जिलों में हम छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को महत्व देने का काम कर रहे हैं। आज कार्यक्रम रखा गया था और पाटन राज की तरफ से, और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ दो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। एक तो हमारे वकील साहब थे ज्ञानलाल जी बंछोर, और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। दूसरा धनाराम बंछोर। दो व्यक्ति यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दोनों की मूर्ति अनावरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके परिवार वालों से भी मुलाकात हुई जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष जेल में बिताए थे। और ऐसे महान सपूत, वैसे पाटन क्षेत्र हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर हर गांव में आपको मिल जाएंगे। अविभाजित मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर हमारे पाटन गाँव। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेरोजगार युवकों के खाते में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेरोजगारी भत्ते की चौथी किश्त डाली गई, जिसके लिए दुर्ग विधायक अरुण वोरा जिला मुख्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया। बेरोजगार युवकों को मुख्यमंत्री द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा के बाद आज बेरोजगार युवकों के खाते में मुख्यमंत्री के द्वारा बेरोजगारी भत्ते की चौथी किस्त दी गई। आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से लगभग 10,000 युवकों को 2,74,00,000 रुपए की राशि खाते में दी जा चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश में 21,72,00,000 रुपए से अधिक की राशि युवाओं के खाते में डाली गई, जिसकी आज जिला मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वितरण किया गया, जिसके लिए दुर्ग विधायक व महापौर जिला मुख्यालय पहुंचे और इस योजना के लिए युवाओं की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारी भत्ता जो प्रदान किया है, ये एक्चुअल में भत्ता नहीं, प्रोत्साहन राशि है 2,500 रुपये की। लगभग 10,000 से अधिक युवाओं को दुर्ग जिले में आज उन्होंने यह राशि का वितरण किया। इसके कुल 2,74,00,000 रुपये की राशि का आज उन्होंने दुर्ग जिले में वितरण किया। अभी तक ये चौथी किस्त थी और कुल मिला के प्रदेश में लगभग 31,72,00,000 से अधिक की राशि उन्होंने अभी तक नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए दी है। आज उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा युवाओं का शोषण किया है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज तक नहीं दे पाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार आज छत्तीसगढ़ में आज जो बेरोजगारी दर कम हुई है, उसके लिए मैं सीधा मुख्यमंत्री जी को श्रेय देता हूं कि उनके वजह से और अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार मिले। ये जो भत्ता दिया जा रहा है, ये भत्ता उनके प्रोत्साहन के लिए, जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है
तो उस पढ़ाई में 2,500 रुपये उसके काम आ जाते हैं। अपने माता पिता से मांगने में हमको अच्छा नहीं लगता कि हम कैसे अपने माँ से मांगे, पिताजी से मांगे। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको ये राशि अगर मिलती है तो उनके लिए बहुत बड़ी राशि होती है। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? जैसे कि प्राथमिकताएँ बढ़ती है तो आवश्यकताएँ भी बढ़ती है। ये दोनों का संबंध बना हुआ है, प्राथमिकता और आवश्यकता। तो ये आवश्यकता है और आवश्यकता की पूर्ति अगर हम समय पर कर देते हैं तो निराशा नहीं होती नौजवानों में। दुर्ग शहर में जितनी मात्रा में बेरोजगारी बढ़ रही है उसी मात्रा में उनको रोजगार भी मिल रहा है। ये जो राशि मिल रही है और जो हमारे युवा, अभी हमने करीब कितने युवाओं को रोजगार मिला है। देखिए, अब इसके लिए तो मेरे को रोजगार कार्यालय से पता करना पड़ेगा, एकदम से मैं इस बात को नहीं कह सकता। लेकिन युवा कहीं भी हताश नहीं है। आज 10,000 से अधिक लड़कों को हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है, जिसमें 2,72,00,000 रुपये शामिल है दुर्ग जिले में। और पूरे प्रदेश का आंकड़ा अलग है, लेकिन 4 किस्त का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। लगभग 31,72,00,000 से अधिक का आंकड़ा है। यही तो स्कीम है। आज ही हमने 16 लोगों का प्रमाण पत्र दिया, जो टेक्नो कंपनी है उसमें वो जाकर उसमें प्लेसमेंट कंपनी, वहाँ जाकर अपने रोजगार लेंगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं उनको रोजगार भी दिया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पिंक आई फ्लू और मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। मौसमी बीमारी के साथ साथ अब आँखों की एक नई बीमारी पिंक फ्लू ने दुर्ग जिले में भी दस्तक दे दी है, जिसकी चपेट में हजारों लोग आ चुके हैं। पिंक फ्लू और मौसमी बीमारियों से निपटने जिला चिकित्सालय ने पूरी तैयारियां कर ली है और आंखों की इस बीमारी से लोगों को बचाने रोजाना 4 डॉक्टरों की टीम जिला चिकित्सालय में अपनी बेहतर सुविधा मरीजों को दे रही है। आपको बता दें कि जैसे ही मौसम ने करवट बदली है, मौसमी बीमारियों के मरीजों में इजाफा हो रहा है और बड़ी संख्या में सर्दी, खांसी, बुखार व अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज अस्पतालों में पहुँच रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि मरीजों को संभालना मुश्किल हो रहा है। बावजूद इसके हॉस्पिटल के डॉक्टर मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान कर रहे हैं। अभी मुख्य रूप से अधिक मुख्य जो आँख के जो रोग फैला हुआ है, संक्रमित है, तो उसकी ज़्यादा समस्या आ रही है। लोग बाहर जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे वहाँ इन्फेक्ट होकर आ रहे हैं, तो ये प्रकार की बीमारी से ज़्यादा ग्रसित है। और ये जो पेशेंट हमारे जो आ रहे हैं उसमें से ज़्यादा जो मरीज उसी से प्रभावित है। तो उनको सलाह दी जा रही है कि आप स्वतः आई ड्रॉप न डालें, आप डॉक्टर से सलाह लेके चेक करा के उनसे सलाह की दवाइयाँ ड्रॉप उनसे डालें। तो उससे क्या है कि एक अच्छा असर होगा और नुकसान नहीं होगा। तो हम चाहते भी हैं यहाँ अधिक लोग आए और सेवाएं प्राप्त करें। और जिला अस्पताल अपग्रेड हो गया है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, अच्छे मुख्य रूप से नेत्र चिकित्सक हैं, तो उनसे सलाह लेकर दवाइयाँ। मतलब आँखों से संबंधित जो अभी हो रहा है कंजंक्टिवाइटिस, वो चूँकि वायरल है इसलिए उसको आई फ्लू भी बोलते हैं हम। और इसके लिए हमारे पास 4 विशेषज्ञ हैं जिला चिकित्सालय में, जो नियमित रूप से मरीज देख रहे हैं। रोज 70-80, 60-70-80 डेली मरीज आ रहे हैं और उनको बराबर जो आवश्यक सलाह और दवाएं यहाँ से दी जा रही हैं। अब पेपर में पढ़ा 4 डेंगू के मरीज नोटिस किए गए हैं, उसमें एक हमारे यहाँ भर्ती था, ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा जुलाई 2023 में सेवानिवृत्त अधिकारियों का प्रगति भवन सिविक सेंटर भिलाई में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सेफी चेयरमैन एवं ओए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर एवं विशेष अतिथि के रूप में महासचिव परविंदर सिंह, कोषाध्यक्ष अंकुर मिश्रा, उपाध्यक्ष जीपी सोनी, निखिल पेठे उपस्थित थे। समारोह के आरंभ में अपने स्वागत उद्बोधन में सेफी चेयरमैन एवं ओए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा कि आप सभी ने ऑफिसर्स एसोसिएशन को निरंतर सहयोग किया है, जिसके फलस्वरूप ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। इन उपलब्धियों में सेल पेंशन योजना को लागू करना, सेल मेडिक्लेम स्कीम का कवरेज बढ़ाना, सेवानिवृत्ति पर लीव इनकैशमेंट राशि पर आयकर छूट दिलवाना, EPS 95 के तहत बढ़े हुए पेंशन का मार्ग प्रशस्त करना, सेवानिवृत्ति पर EPS 95 के तहत प्राप्त होने वाली पेंशन हेतु हेल्प डेस्क चालू करना, बेहतर पदनाम एवं पदोन्नति तथा वेज रिवीजन लागू कराने शामिल हैं। इन प्रयासों से आप सभी लाभान्वित हुए हैं। ओए बीएसपी इस्पात बिरादरी के कल्याण हेतु निरंतर प्रयासरत रही है और आगे भी हम अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। बीएसपी ने जो कामयाबी हासिल की है उसमें आप सभी सम्मानित सदस्यों का योगदान है। नरेंद्र कुमार बंछोर ने सभी के स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। सम्मान समारोह में उपस्थित अधिकारियों तथा उनके
जीवन संगनियों का ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा पौधे एवं चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अपने सेवा काल के अविस्मरणीय क्षणों का उल्लेख किया। आयोजन की जानकारी ओए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने दी। हम लोगों ने 15 अधिकारियों का सम्मान उस दिन किया। हमारे जो अधिकारी सेवानिवृत्त हुए उन अधिकारियों को हम लोग ने वही बिल्डिंग में बुलाया और हम लोग ये हर माह करते आ रहे हैं। और इसका विज़न भी हम लोग 2010 में हम लोग जब आए वही में उस समय हम लोग ने इसको निर्धारित किया और उस समय कमेटी से हम लोग ने इसको डिसाइड किया कि क्योंकि क्या होता था इस वही में इस तरह की प्रथा पहले नहीं थी। पहले अगर सब डिपार्टमेंट मिलकर जो करते थे वो सिर्फ ईडीज का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अपने क्षेत्रवार और एमडीज का हुआ करता था जो सब मिल के करते थे। कि हम लोग को लगा कि हमारे हर अधिकारी का अपना रिटायरमेंट के समय उसका सम्मान होना जरूरी है और ओए का तो बहुत बड़ा विजन है कि ओए सेवा के साथ भी सेवा के बाद भी। तो हम लोग उसको सेवानिवृत्ति सम्मान नहीं करते, हम लोग उसको सम्मान समारोह रूप में कि उनकी 30, 35, 38 साल की सेवाएं उन्होंने जिस संयंत्र को दी हैं और एक अच्छा माहौल बनाया। भिलाई में एक अच्छी आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी कार्यशैली बनाई कि हम लोग की कार्य संस्कृति जो है बाकी स्टील प्लांट से अलग है। तो इसके लिए सब जिन्होंने अपना इतना समय इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया तो उसका सम्मान बहुत जरूरी है। तो 2010 से ये हर महीने हम लोग इस प्रोग्राम करते आ रहे हैं। कोरोना काल के समय कुछ समय व्यवधान आया लेकिन उसको भी बाद में हम लोग ने एक बड़े ग्रुप में इसको कंप्लीट किया। तो आज तक जितने भी हमारे अधिकारी हमारे बीच से सेवानिवृत्त थे सभी का हम लोगों ने सम्मान किया है और कोशिश करते हैं परिवार से सबको बुलाते हैं तो परिवार को भी अच्छा लगता है। तो हम लोग पिछली बार भी अभी हमारा जो प्रोग्राम हुआ है उसमें भी परिवार से हमारे सब अधिकारी आए और उनके परिवार के सदस्यों को हम लोगों ने सम्मान किया और हमें बड़ी खुशी मिलती है इसे करने में। और हमारा यही रहता है कि हम अपनी तरफ से उनको धन्यवाद कर पाएँ क्योंकि ओए के साथ वो हमेशा जुड़े रहे, ओए को सहयोग भी दिया हर माध्यम से और ओए ने भी प्रयास किया कि उनके मुद्दों पर हम अपना काम कर पाएँ और आगे भी उनको जोड़ कर रखते हैं। हमारे लिए अच्छी बात है कि हम उनको आगे भी जोड़ कर रखते हैं। हमारी टीम का ये प्रयास अच्छा रहा है कि अभी जो वर्तमान में हम जितने भी हमारे अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं जो सुविधाएं ओए में मिलती थी वो यथावत रहेंगी। हमने अपनी कोई भी सुविधा में ये नहीं किया वो सेवानिवृत्त हो गए तो अलग कर दिया, पूरी सुविधाएं मिलेगी। खाली एक ही जगह रहता है जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ वो वोट पे वोट नहीं डाल सकते, बाकी पूरे जो भी बेनिफिट्स हैं उनके जो पहले वो जो कार्यरत थे तब और कार्यरत सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी वो जितने भी बेनिफिट्स ओए के कंटिन्यू रहते हैं। ओए का बहुत समय से प्रयास था और इस बार हम लोग ने सेफी के माध्यम से हमारा जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ओए का एपेक्स सेफी है स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया और उसका एपेक्स हम लोग जुड़े हुए हैं एनसीओए से नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स। उसके माध्यम से हम लोग ने सेफी और एनसीओए ने प्रयास किया कि जो सरकार की नीति थी काफ़ी समय से सब जानते हैं कि हम लोग को एट पार विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझा जाता है। जो सेंट्रल पीएसयू हैं या स्टेट के जो अथॉरिटीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज उसमें 25 लाख मतलब पिछले 2016 से 25 लाख तक की राशि जो इंकेशमेंट में रिटायरमेंट में मिलती है 25 लाख तक की राशि पर टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं इनकम टैक्स के, उसमें जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको 25 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के अधिकारी है कर्मचारी है उनको 3 लाख के ऊपर टैक्स हो जाता था, टैक्स सीमा थी। तो इसके लिए हम लोग ने प्रयास किया। सितंबर में हमारी मीटिंग हुई गोवा में, उसमें हम लोग ने प्रयास किया। उसके बाद से लगातार मतलब वित्त मंत्रालय केंद्र और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हम लोग प्रयास करते रहे और अच्छा ही परिणाम ये हुआ कि उस प्रयासों का फल ये हुआ कि बजट पे फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि अब जितने भी हमारे पीएसयूज हैं दूसरे जो अंचल जो हमारे पब्लिक सेक्टर हैं उनके साथ जितने कर्मचारी अधिकारी हैं उनको अब 25 लाख जो सीमा 3 लाख थी उसको बढ़ाकर अभी 25 लाख कर दिया। तो करीब करीब आप मान कर चलिए कि जो आपका ये लिंकेशमेंट है या दूसरे HP लिंकेशमेंट का जो पैसा मिलता था वो 25 लाख तक अब टैक्सेबल नहीं रहा। तो इससे हमारे जो अप्रैल के बाद जो हमारे अधिकारी है कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको कम से कम मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिला, उससे 7 रुपये ज़्यादा का बेनिफिट मिला। तो ये एक बड़ा बेनिफिट 5 से 7 लाख रुपए का हर अधिकारी के खाते में आया, हर कर्मी के खाते में आया। तो ये हम लोग का प्रयास था और इस तरह के प्रयास हम लोग और भी कर रहे हैं। अभी जो आने वाले समय में जितने हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनके लिए जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं वो हम लोग चाहते हैं कि हमारे PSUs में लागू हों और उसके लिए हम लोग नए तरीके अपने अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन NCO के माध्यम से अपने माध्यम से कर रहे हैं और EPS 95 पेंशन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। यही हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में, क्योंकि 11 तारीख तक सबके एप्लीकेशन लिया गया EPS 95 पर, वो EPS 95 का पूरा केस सेफी ने NCO के माध्यम से लड़ा। हमारा अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन NCOA और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रिटायरी हम लोग ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ी और 4 नवंबर 2022 को ये केस हम लोग ने जीता है
उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से EPFO ने अपना गाइडलाइन दिया और सबने मैक्सिमम लोगों ने सभी करीब सेवानिवृत्त अधिकारियों ने जो 2014 के बाद सेवानिवृत्त उन्होंने और बाकी हमारे जो वर्तमान में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी उन्होंने इसका फॉर्म भरा है और जल्दी EPS 95 पेंशन स्कीम क्रियान्वित होने वाली है। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए लगातार हम लोग EPFO के टच में हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री के टच में है, लेबर मिनिस्ट्री के टच में है। तो हमारा प्रयास है कि एक अच्छी पेंशन योजना हमारे जितने भी हमारे अधिकारी कार्यरत हैं उनके लिए, कर्मचारी कार्यरत उनके लिए, और जो सेवानिवृत्त हुए हैं जो 2014 में 58 साल की आयु के बाद सेवानिवृत्त उनको ये बेनिफिट मिला है। और जो उससे पहले सेवानिवृत्त उनके लिए हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है, उसकी भी सुनवाई जल्दी होनी है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस तरह से अपने जितने भी अधिकारी सेवानिवृत्त हैं उनको हम सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। OA महासचिव परविंदर सिंह ने सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा अपने सेवा काल में किए गए उत्कृष्ट कार्यों का वर्णन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य और सुखद स्वास्थ्य की कामना की और कहा कि आज OA सर्वोच्च शिखर पर है, जिसका श्रेय सेफी चेयरमैन एवं OA अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर को जाता है, जिनके अथक प्रयासों से सेल के लगभग सभी लंबित मुद्दों का समाधान हो सका। महासचिव परविंदर सिंह ने सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा सेवानिवृत्त सभी अधिकारियों के जीवन की दूसरी पारी की शुभकामनाएं दी। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। 3 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ की महिला व पुरुष मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की बैठक आकाशगंगा सुपेला में आयोजित हुई। रसोई संघ का कहना है कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। अगर इस बार भी मांग पूरी नहीं हुई तो सितंबर माह में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की भिलाई के आकाशगंगा में बैठक आयोजित हुई। दुर्ग जिला अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में कार्यरत मध्याह्न भोजन के रसोइयों ने बैठक में भाग लिया। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरिहर दास मानिकपुरी ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ में जितने भी मध्याह्न भोजन रसोइया है सबको न्यूनतम मजदूरी प्रदान किया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ शासकीय स्कूलों में सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मध्याह्न भोजन बनाने के कार्य करते हुए सेवा देते आ रहे हैं, जिन्हें सरकार द्वारा प्रतिदिन 50 रुपए और 1500 रुपए महीना दिया जा रहा है, जिससे महंगाई के दौर में परिवार के भरण पोषण एवं जीविका चलाने में मुश्किल हो रही है। जब स्कूल कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जा सकता है तो रसोइया संघ के कर्मचारियों के लिए सरकार को विवेचना करनी चाहिए। इसलिए 3 सूत्री मांगों को लेकर सितंबर माह में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मध्याह्न भोजन रसोइया संघ को कलेक्टर दर पर मानदेय मिलना चाहिए। मजदूर संघ कार्यालय में आज छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ का बैठक आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ के हर कोने से हमारे जितने भी कार्यकर्ता है सभी ने आज बैठक में बढ़ चढ़ करके भाग लिए हैं। और आज हमारा जैसे कि हमारा पहले बोले थे अभी जो कांग्रेस सरकार है, सरकार में आने से पहले बोले थे कि अगर हमारा सरकार आता है छत्तीसगढ़ में तो जितने भी मध्याह्न भोजन रसोइया है सबका न्यूनतम मजदूरी प्रदान किया जाएगा। तो उस हिसाब से हमने कई बार से आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, चक्का जाम भी किए, जगह जगह हमने इस काम को अंजाम दिए, लेकिन आज तक से हमारा राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार सब लोगों को बढ़ोतरी किया है, लेकिन मध्याह्न भोजन रसोइया संघ वाले जितने भी हमारा कार्यकर्ता है उन लोगों के प्रति कुछ भी नहीं किया है। जैसा कि आंगनबाड़ी लोगों को 10,000, 5,000 से 10,000 कर दिया, टीचर लोगों को भी कर दिया, पटवारी लोगों को भी कर दिया, मतलब सभी जितने भी है एक राज्य सरकार के कर्मचारी है उनको केंद्र सरकार के तरह उनको नियमित भत्ता दिया जा रहा है और वेतन भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन ऐसा कौन सा सौतेला व्यवहार है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारा जितने भी रसोइया भाई बहन हैं उनके प्रति कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए आज हम इस कार्यालय में बैठक रखे हैं और आज के बैठक में निश्चित तौर से रणनीति तैयार कर रहे हैं। आगे की रणनीति सितंबर माह में देख रहे हैं। ज़्यादा कड़ा से कड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा और साथ ही साथ हम केंद्र सरकार के ऊपर भी टीका टिप्पणी करना चाहते हैं
जैसा कि मिड डे मील जो योजना है, मध्याह्न भोजन योजना, ये हमारा एक सरकार नहीं चलाती इसको केंद्र सरकार भी चलाता है और राज्य सरकार भी चलाता है। जैसे 60-40 कहता है, जैसे 1 रुपये रहता है तो 60 पैसा केंद्र सरकार देता है और 40 पैसा उसमें से राज्य सरकार देता है। तो पहले प्राथमिकता तो केंद्र सरकार का बनता है कि आज तक से केंद्र सरकार ने, हमने कई बार लड़ाई आंदोलन किए, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर किसी तरह से एक्शन नहीं लिया और बढ़ोतरी नहीं किया। और राज्य सरकार ने जैसे अपना राज्य में आए तो 300 पे बढ़ोतरी किया था, 1200 रुपये से 1500 रुपया हो गया और अभी मार्च के बजट में फिर से घोषणा किया है कि 300 रुपया फिर से बढ़ोतरी होगा करके, लेकिन अभी तक से वो अमल नहीं हुआ है। आगे रणनीति हम चाहते हैं कि दोनों सरकार के ऊपर हम उग्र आंदोलन करेंगे सितंबर माह में। जो मिड डे मील योजना के अंतर्गत जो स्कूलों में भोजन बनाते हैं, उन वर्करों का आज यहाँ पे हम लोग बैठक ले रहे हैं, क्योंकि सरकार ने सभी लोगों का मांग पूरा किया है, लेकिन मिड डे मील योजना में कार्यरत रसोइया है, इनके मांग के प्रति सरकार कोई भी कदम नहीं उठाया है। क्योंकि 5 से 4-4.5 साल पहले अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने रखा था कि मिड डे मील वर्कर को न्यूनतम वेतन देंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक उस आदेश को जारी नहीं किया है, ना उस संबंध में कोई निर्णय लिया है। तो उसी के संबंध में आज बैठक ले रहे हैं और हो सके तो सितंबर में एक उग्र आंदोलन करने का यहाँ पे निर्णय लेके जाएंगे। मेरा भावनात्मक यही कहता है कि छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ जो है प्रदेश स्तर में, वो लोग सरकार से तो मांगे रखते ही हैं, लेकिन मांग के पहले उनको अभद्र शब्दों से शासन और प्रशासन को थोड़ा अनर्गल बातें, गाली गलौज ये सब करते हैं, शोभा भी नहीं देता है। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी रसोइया भाई बहन एवं अन्य पदाधिकारियों को मैं बोलना चाहता हूँ इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि क्षमा मांगना अति आवश्यक है, क्योंकि क्षमा में दया है और दया में ही धर्म है। क्षमा मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। क्षमा मांग लीजिए, आपका मांग यथावत है, आपका मांग जायज़ है, ये मांग को यथावत वो पूर्ण करेंगे, वो भी इलेक्शन के पहले भी करेंगे। लेकिन मैं यही भावना कहता हूँ कि पहले एक लाइन में एक कतारबद्ध से विनम्र से उसको माफ़ी मांगे। सरकार से माफ़ी मांगने से कद छोटा नहीं होता है, कद बढ़ेगा। हम जाएंगे किसके पास में? तो यही बात मैं भाई बहनों और जितने भी हमारे संगठन के साथीगण हैं, उन सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि माफ़ी मांगना कोई गलत नहीं है, माफ़ी मांगना बहुत अच्छा है। क्षमा मांग लीजिए और अपने मांग को पूर्ण करवा लीजिए और एकता की भावना सदैव बने रहे, यही कामना के साथ शुभकामना साथ। आज सुपेला खाद्य मंत्रालय के कार्यालय में भारतीय मजदूर संघ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के बैठक रखी गई है और इस बैठक में ये बात हुई है कि वास्तव में हमारा मानदेय वेतन जो है बहुत ही कम है और कार्य के अनुसार तो हमको पेमेंट मिलता भी नहीं है और काम बहुत अधिक होता है। काम अधिक होने के कारण उस वजह से हमारी जो मानसिक प्रताड़ना बहुत होती है। अधिकारियों से लेकर के वहाँ पेरेंट्स लोग, बच्चे के माता पिता भी वहाँ पे दबाव डालते हैं कि आज क्या बनाए, क्या खिलाए बच्चे को। बाकी एक बार नहीं पूछते वही पेरेंट्स लोग कि मास्टर लोग ने क्या पढ़ाया आपको, क्या होमवर्क दिए, कहाँ तक पढ़ाइए, नहीं पूछते, बल्कि खाना को ही पूछते हैं कि आज क्या खाए खाना। तो ये मध्याह्न भोजन रसोइया संघ भाई बहनों के लिए ये बहुत विपरीत कथा है और विपरीत कार्य है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था और शासन, छत्तीसगढ़ शासन से हम यही मांग करेंगे कि हमारी वेतन जो है वास्तव में पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए और 300 रुपये जो मार्च के बजट में बढ़ाए हुए हैं उसको विधिवत तरीका से उसको दिया जाए। और केंद्र सरकार जो है आज तक 2009 से लेकर के आज तक 1 रुपया नहीं दिया, उसके लिए भी हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसी परामर्श से इसी कार्यालय में हम लोग आज विचार विमर्श करके ही जाएंगे और दोनों सरकार के ऊपर हम लोग आंदोलन करके ही सभी भाई बहनों को
अपेक्षित करेंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ पूरे प्रदेश में। ग्रैंड न्यूज के लिए खेमराज निषाद की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. नमस्कार, मैं द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से जितेंद्र देवांगन एम्ब्रियोलॉजिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें पुरुष बांझपन, महिला बांझपन दोनों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ अभी 28, 29, 30 जुलाई को शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें कि गरीब से गरीब वर्ग भी इलाज करा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से मेडिकल पॉलिसीज़ भी हैं, जिससे गरीब मरीज जो है वो इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी मरीज के शुक्राणु कम हैं या नील हैं, उनकी भी इलाज की जाती है। महिलाओं में जिनकी ट्यूब ब्लॉक है, बच्चेदानी में गठान है, अंडेदानी में सिस्ट है, उनकी भी इलाज की जाती है। इन सब सारे चीज़ों को देखते हुए द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर 28, 29, 30 को यह शिविर लगाया गया है, जिसमें आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस टेस्ट ट्यूब बेबी में मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, अंडे को भी फ्रीज कर सकते हैं, शुक्राणु को भी फ्रीज कर सकते हैं। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए यह शिविर आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में और भी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आप, जैसे कि बांझपन से रिलेटेड लेप्रोस्कोपी की सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। इनके अलावा दूरबीन पद्धति से हर्निया, पित्त की थैली, बच्चेदानी निकालना, यह सारी सुविधाएं भी द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में उपलब्ध है। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप 28 से 30 तारीख तक जो शिविर लग रहा है, उसमें मरीज जो है आके इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सामाजिक संस्था वक्ता मंच द्वारा वृंदावन सभागृह में सशक्त नारी अवार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रही 100 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री
अमरजीत भगत थे। भवन एवं सन निर्माण मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर नलिनी मढ़रिया, साधना शर्मा, अरुणा चौबे, उमा तिवारी, विजय वर्मा थे। मुख्य अतिथि अमरजीत भगत ने कहा कि नारी सृष्टि की जननी है। महिलाएं आधी नहीं वरन पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। आज महिलाएं जीवन व समाज के प्रत्येक क्षेत्र में नई उपलब्धियों को स्पर्श कर रही हैं। वक्ता मंच के इस आयोजन के माध्यम से हम रायपुर व आसपास की महिलाओं को सलाम करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सुशील सन्नी अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं, श्रमिकों एवं आमजनों हेतु संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। अन्य अतिथियों ने खेल, पत्रकारिता, समाज सेवा, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य, कला, संस्कृति व प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही प्रतिभावान महिलाओं को सम्मानित होने पर बधाइयां दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में दिव्यांग महिलाओं सविता निषाद और गिरिजा जलछत्री के सम्मान के दौरान उपस्थित जन समूह ने खड़े होकर इनके द्वारा जारी उत्कृष्ट कार्यों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। सम्मान प्राप्त भिलाई की डॉक्टर बीना सिंह रागी ने आयोजन को लेकर जानकारी दी। हाँ, वक्ता मंच के द्वारा सशक्त महिला सम्मान एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम था, जिसमें 100 महिला जो समाज की हुनरमंद महिलाओं को सम्मानित किया गया, वो चाहे वो किसी भी क्षेत्र से। तो दुर्ग भिलाई से मैं भी थी और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ इस सम्मान को पाकर और बहुत अच्छा लगा। मैं आभारी हूँ वक्ता मंच के राजेश पराते जी, आदरणीय शुभम साहू जी, आदरणीय मनीष अवस्थी जी, ये सब ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे वहाँ बुलाया और काफ़ी संख्या में लोग आए थे, मंत्री जी आए हुए थे। और ये वक्ता मंच जो है, ये सम्मान, इस तरह के सम्मान वो रह कर कराते रहते हैं, कभी कभी कराते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे बीच में एक जज्बा और काम करने का हौसला बढ़ता है। वो अपने पूरे प्रदेश से ढूंढ कर प्रतिभाओं को सम्मान कराते रहते हैं। ये वक्ता मंच के लिए तो मैं बहुत अच्छी और सामाजिक, वहाँ 100 महिलाओं को, हाँ मुझे बताया गया था कि पूरे छत्तीसगढ़ से 100 महिलाओं का सम्मान किया गया और ये एक सम्मानित मंच है। और यहाँ मुख्य अतिथि वहाँ खाद्य एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी थे और अध्यक्ष भवन संघ निर्माण मंडल के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त श्री सुशील सिंह अग्रवाल जी थे। अध्यक्षीय उद्बोधन उन्होंने बहुत अच्छा दिया महिलाओं के प्रति और मंत्री जी ने काफ़ी आश्वासन दिया कि इस तरह के चैरिटेबल कार्य, महिलाओं का कार्य आगे बढ़ाने के लिए हम मतलब वचनबद्ध हैं और हम ऐसे भी करते रहेंगे। तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैडम अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर बीना सिंह रागी। रागी मेरा तखल्लुस है, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ बट अभी कुछ नहीं करती हूँ, अभी बस लिखना पढ़ना मेरा चालू है। साहित्य की सेवा कर रही हूँ, माँ सरस्वती की आराधना करती हूँ भाई। और अपनी महिला सम्मान में मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ, चूँकि मैं कलम की भाषा बोलती हूँ तो 4 पंक्तियाँ अपने काव्य की भाषा में कर रही हूँ। इस महिला सम्मान को समर्पित कर रही हूँ कि लहरों से डर जाऊँ नहीं और जर्जर कश्ती हूँ मैं। लहरों से डर जाऊँ नहीं और जर्जर कश्ती हूँ मैं। कुदरत के हाथों रची गई बेमिसाल हस्ती हूँ मैं। और तंज भरे पत्थर फेंकने वाले सुनो, हम पर तंज भरे पत्थर फेंकने वाले सुनो, औकात पे आ गई तो पत्थरों का हथियार बना सकती हूँ मैं। औकात पे आ गई तो पत्थरों का हथियार बना सकती हूँ। शुक्रिया। कार्यक्रम के आरंभ में संगीत शिक्षक विनय बोपचे के विद्यार्थियों ने शानदार संगीत प्रस्तुतियां दी। आयोजन में राजेश पराते, शुभम साहू, विवेक बेहरा, मनीष अवस्थी, नुपुर साहू, राजू छत्तीसगढ़िया, दुष्यंत साहू, कुलदीप चंदेल, अमर टंडन, प्रगति पराते, डॉक्टर उमा स्वामी, पूर्णेश डटसेना सहित टीम वक्ता मंच के समस्त पदाधिकारी उपस्थित थे। अध्यक्ष राजेश पराते ने जानकारी दी कि उनकी संस्था द्वारा विगत 13 वर्षों से महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष सशक्त नारी की थीम पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। हाट बाजार क्लिनिक में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य अवधि बढ़ाए जाने जिला कलेक्टर के नाम सोमवार को ज्ञापन सौंपा गया। हाट बाजार क्लिनिक में स्टाफ नर्स की संविदा नियुक्त 16 नवंबर 2022 में की गई थी। यह नियुक्ति कुछ समय के लिए की गई थी, जिसके पश्चात इन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें दोबारा नियुक्त किया जाएगा। इनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात दुर्ग जिला चिकित्सालय के अधिकारी से संपर्क कर अपनी नियुक्ति के लिए बात की, तब उनके द्वारा कहा गया कि उन्हें इस क्षेत्र में कार्य करते रहना चाहिए। 2 माह कार्य करने के बाद इनकी जगह नई नियुक्ति कर ली गई है।
अभी तक उनके द्वारा किए गए 2 माह के कार्यकाल का वेतन भी नहीं दिया गया है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इन अस्थायी संविदा कर्मचारियों द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। हाट बाजार क्लिनिक योजना में काम कर रहे थे। हम लोग की नियुक्ति 16 नवंबर 2022 में हुई थी। हम लोग का डेट था 31 मार्च 2023 तक की ड्यूटी थी। लेकिन हम लोग 1 अप्रैल को CMHO सर के पास गए तो सर हम लोग को बोले अपनी ड्यूटी कंटिन्यू रखिए। तो हम लोग 2 मंथ्स ऐसी ड्यूटी उनके मौखिक सिर्फ रिटर्न वर्बली कहने पे हम लोग 2 मंथ ड्यूटी किए हैं। अब उसके बाद जून में हम लोग सर के पास गए तो सर हम लोग को बोले कि आप लोग ड्यूटी मत करिए क्योंकि आप लोग के लिए फ़ंड रिलीज़ नहीं हो रहा है करके। उसके बाद हमसे नीचे वाले, हम लोग मेरिट लिस्ट पे थे, हम लोग से नीचे वाले लोग की ड्यूटी, उन लोग की 9 मंथ उन लोग का एक्सटेंशन हो गया और हम लोग को ड्यूटी से निकाल दिया गया। और प्लस हम लोग का 2 मंथ्स का ड्यूटी सैलरी भी हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग मेरिट लिस्ट पे हैं तो एटलीस्ट हम लोग जहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे हम लोग को वहीं पे हम लोग की नियुक्ति हो जाए। नहीं तो हम लोग हाई कोर्ट जाके अपना अपील करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सुपेला थाना पुलिस ने बीते 25 जुलाई को फरीदनगर से लापता हुए एक मूक बधिर बच्चे को सकुशल बरामद किया है। पुलिस को बच्चे के भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के समीप होने की जानकारी मिली थी। फरीदनगर से एक बच्चा बीते 25 जुलाई को अचानक लापता हो गया था। बच्चा मूक बधिर है। बच्चे के लापता होने की सूचना परिजनों द्वारा सुपेला पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा द्वारा बच्चे की बरामदगी को लेकर एक विशेष टीम गठित की गई और समूचे क्षेत्र में बच्चे को तलाश किया गया। आखिरकार पुलिस के हाथ सफलता लगी और बच्चे को सकुशल भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के समीप से बरामद किया गया। बच्चे के गुम होने और उसकी बरामदगी की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। एक बच्चा दिनांक 25 तारीख को पिछले दिनों मिस हुआ था। बच्चा मूक बधिर था, फरीदनगर का रहने वाला है और बोल नहीं पाता है, सुन भी नहीं पाता है, किसी को कुछ बता नहीं पाता है। वो बच्चा मिसिंग हो गया था। मिसिंग की कंप्लेंट पुलिस के द्वारा दर्ज करने के उपरांत पे धारा 363 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे आसपास के CCTV वगैरह को लगातार देखा जा रहा था। परिजनों के सहयोग से और आसपास के जो लोग हैं, मोहल्लेवासी हैं, उनके सहयोग से बच्चे की सघन रूप से खोजबीन की जा रही थी, परंतु बच्चा मिल नहीं पा रहा था। पुलिस और जो लोग हैं, परिजन हैं, काफ़ी दिनों से अलग अलग जगह पर, यहाँ से लेकर रायपुर, डोंगरगढ़, नांदगांव, सभी जगह जा जाकर तलाश कर रहे थे। बच्चा नहीं मिल पा रहा था। बच्चे के बारे में एक स्पेशल चीज़ ये पता लगी थी कि बच्चा जो है ट्रेन वगैरह को देखने का शौकीन था। वो लगातार स्टेशन के आसपास जाता था और ट्रेन को देखकर खुश होता था। इस सूचना के आधार पर पुलिस लगातार आसपास के स्टेशन पे देख रही थी, किसी तरीके से बच्चा मिल जाए। ट्रेन वगैरह में RPF को भी सूचना दी गई थी और फिर भी बच्चे को बरामद करने में कल दिनांक तक सफलता नहीं मिल पाई थी। आज सुबह बच्चे के संबंध में सूचना मिली कि भिलाईनगर स्टेशन के आसपास देखा गया है। पुलिस और परिजन जाकर वहां पर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिए हैं। पूछताछ पे प्रथम दृष्टया यह पता लगता है कि बच्चा आसपास में ट्रेन पे ही घूम रहा था, स्टेशन पे ही था, मतलब अलग अलग स्टेशनों पे था। आज भिलाईनगर आया तो भिलाईनगर स्टेशन से बरामद कर लिया गया है और बच्चा सकुशल है। अभी पूछताछ और वैधानिक कार्रवाई जारी है। इसमें मैं तो ये कहूँगा कि परिजनों की थोड़ी सी लापरवाही इसमें है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो लोग हैं इनसे होती है, सभी लोगों से होती है, हमसे भी हो सकती है। जो छोटे बच्चे हैं, ये तो मूक बधिर बच्चा स्पेशल चाइल्ड था, इसके अलावा जो सामान्य बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके भी परिजनों से मैं अपील करता हूं आप लोग के माध्यम से कि उनको चाहिए कि छोटे बच्चे हैं जो नाम पता वगैरह बता नहीं पाते या बता पाने में अक्षम है, उनको उनके पॉकेट में या उनके शरीर पे किसी तरीके की इस तरीके की कोई चीट वगैरह या जो भी पहचान डाल दी जाए, जिससे अगर किसी को मिलता है तो वो बच्चे का घर वगैरह उसमें से ट्रेस हो जाए। तो अगर ये हम प्रिकॉशन करते हैं तो बच्चा अगर कहीं मिस भी होता है तो मुझे उम्मीद है कि किसी को भी मिलेगा तो बहुत जल्दी परिवार से कॉन्टेक्ट हो जाएगा। बहरहाल इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने परिजनों को अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। परिजनों की लापरवाही से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। लाखों रुपए की लागत से पावर हाउस में बनाया गया बस स्टैंड वर्तमान में केवल दिखावा मात्र साबित हो रहा है। यहाँ न तो रायपुर से दुर्ग जाने वाली बसें रुकती है और न ही दुर्ग से रायपुर की ओर जाने वाली बसें। इस बस स्टैंड का उपयोग केवल लंबी दूरी के ट्रैवल संचालकों द्वारा किया जा रहा है। कुछ वर्ष पूर्व लाखों रुपए खर्च कर नगर निगम प्रशासन द्वारा पावर हाउस में व्यवस्थित बस स्टैंड का निर्माण कराया गया था। अब इस बस स्टैंड को बंद कर इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा है। यहाँ न तो दुर्ग से रायपुर की ओर जाने वाली बसें ठहरती हैं और न ही रायपुर से दुर्ग की ओर आने वाली। दोनों ओर से आ जा रही बसों के चालकों द्वारा अपने वाहनों को नेशनल हाईवे में सड़क किनारे खड़ा कर सवारियों को बसों में बैठाया और उतारा जाता है।
नेशनल हाईवे में वाहनों को खड़ा किए जाने की वजह से हर वक्त यात्रियों के नेशनल हाईवे से गुजरते दूसरे अन्य वाहनों की चपेट में आने का अंदेशा बना रहता है। पावर हाउस बस स्टैंड का उपयोग लंबी दूरी के ट्रैवल संचालकों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ दिन भर केवल बड़ी बसें ही खड़ी होती हैं, जिनकी रवानगी शाम को होती है। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई का बस स्टैंड जो अपने अस्तित्व को तराश रहा है और एकमात्र भिलाई का बस स्टैंड जो आज खुद देख सकते हैं इसमें शब्द ही नहीं है। इस बस स्टैंड में बस स्टैंड का ना होना समान। भिलाई का बस स्टैंड जहाँ की बाहर प्रांत की उड़ीसा की जो 3 बस है वो आपके बस स्टैंड के एक पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में आके खड़ी हो जाती है, जो सुबह से लेकर शाम तक रहती है। आप जबकि वर्तमान में भिलाई नगर निगम के महापौर आयुक्त के द्वारा ये कहा गया था कि बस स्टैंड को जल्द ही प्रारंभ करें, परंतु आप स्वयं देख सकते हैं कि जहां बस प्रतीक्षालय जो करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया उस बस प्रतीक्षालय की क्या स्थिति है। वही बस स्टैंड केवल नाम मात्र का है और बस जो खड़ी होती है वो केवल रोड में खड़ी होती है। वहीं पे तो उसके जो बस जो चढ़ते हैं वही उतरते हैं, जिनको आए दिन किसी ना किसी तरह की दुर्घटना का भी सामना करना पड़ता है। आप स्वयं देख सकते हैं, इसमें हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो रायपुर की जो जाने वाली जो बस है उसका तो डिवाइडर ही नहीं बनाया गया है, तो यहाँ बस स्टैंड में कहाँ प्रवेश करेगा। और खुद आप देख सकते हैं कि जो रायपुर से दुर्ग की ओर जो बस जा रही है वो भी सड़क से होते हुए निकल जाते हैं, चौक चौराहे पे जाके खड़ा, जहाँ पे भी उनको किसी भी उतारना है ग्राहक उतार देते हैं वहीं पे, चाहे वो किसी भी तरह का मतलब दुर्घटना हो या ना हो, उन्हें कोई उसकी परवाह नहीं होती है। और इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि भिलाई नगर निगम के प्रशासन, चाहे आरटीओ प्रशासन हो, ये दोनों प्रशासन अनदेखी कर रही है। ये करोड़ों रुपए का बजट बना के अभी वर्तमान में ये भी कहा गया था आयुक्त के द्वारा कि जल्दी इसको प्रारंभ करेंगे, परंतु इस बस स्टैंड को अगर प्रारंभ करना है तो इसके सुचारू रूप से प्रारंभ करने, उस बस स्टैंड बनने से पहले जहाँ बस प्रतीक्षालय में बस खड़ी होनी चाहिए, वहाँ पे अभी तो वर्तमान में कल ही भिलाई नगर निगम के 2 घुमटी लग गए हैं। वो घुमटी किसके हैं? निगम प्रशासन से जब हम लोग से पूछ रहे हैं तो निगम प्रशासन खुद उसमें बताने में असमर्थ है। इसका अर्थ ये होता है कि इस बस स्टैंड को कतई ही बस चलाने को इन लोग की मंशा नहीं है और केवल बस स्टैंड के नाम पर यहाँ पर केवल रुपए की बर्बादी हो रही है। जबकि आप खुद देख सकते हैं यहाँ जो पीछे का जो बस है, जो उड़ीसा की बस है, इसमें प्रतिदिन यही के, जबकि यहाँ के मार्केट जो लगा हुआ है उसमें पानी नहीं है, परंतु यहाँ पे उनको पानी धोने के लिए निगम व्यवस्था मुहैया करा के रखा गया है। दुर्ग से रायपुर की ओर जाने वाली बसों के बस स्टैंड में प्रवेश करने के लिए यहाँ व्यवस्था भी नहीं बनाई गई है। नेशनल हाईवे के बीचों बीच डिवाइडर है। बहरहाल यात्रियों को नेशनल हाईवे में बसों में बैठाए और उतारे जाने की वजह से बस चालकों की लापरवाही से हर वक्त दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर गौठान में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने घोटालों के नाम पर 1300 करोड़ रुपए के भारी दुरुपयोग पर घोटाला का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया और मांग की है कि बिहार के चारा घोटाले की तर्ज पर गौठान घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए। साहू ने 2 टूट शब्दों में कहा कि गौ माता के नाम पर कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला किया है। प्रदेश सरकार के इन गौठानों में ना ही गाय है ना ही गोबर है। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर यह बातें कही। जिस प्रकार से बिहार में जंगल राज करने वाला लालू प्रसाद यादव के जंगल राज में चारा घोटाला गौ माताओं के नाम पर वहां हुआ था, वैसे ही घोटाला पूरे छत्तीसगढ़ के चलबो गौठान खोलबो पोल जो हमारा कार्यक्रम चला, उस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको जो जानकारी मिली, पूरे छत्तीसगढ़ के 3948 गौठानों पर हमारा यह कार्यक्रम हुआ और सभी का गौठानों पर गौ माता कहीं नहीं मिली और इनके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार गारंटी के पैसे, स्वच्छ भारत मिशन के पैसे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का पैसा, 15 वित्त का पैसा, 16वां 14वां वित्त का पैसा, जितने सारे जल मिशन का पैसा, जितने केंद्र सरकार के
छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो राशि आया उसको इन्होंने इनके ठेकेदारों के द्वारा बलपूर्वक सरपंचों के अधिकारों का हनन करते हुए गौठानों का निर्माण किया और उस गौठान में जिस प्रकार से घोटाला हुआ उस घोटाला को उजागर करते हुए आज 1300 करोड़ की घोटाला सामने आई है। जिस प्रकार से बिहार में चारा घोटाला का सीबीआई जांच हुआ, वैसे ही हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।